विश्वपुर राज्य में एक समय कामेश्वर नामक एक न्यायप्रिय और योग्य राजा राज्य करते थे। उनका जीवन दुखों से भरा था, क्योंकि उनकी रानी युवराज को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई थी। राजा अकेले ही राजमहल में रहते और उनका दिल हर दिन अपनी रानी की कमी महसूस करता। कैसा होगा जीवन अगर मेरी रानी मेरे साथ होती। लेकिन अब वो नहीं है। क्या मैं कभी किसी को अपना दिल दे पाऊंगा? क्या मुझे कभी खुशियां मिलेंगी? क्या मेरा दिल कभी किसी और के लिए धड़क सकता है? राजमहल में उनके एक मंत्री चाणक्य थे, जो राज की राजनीति में माहिर थे। लेकिन चाणक्य के दिल में एक कुत्सित योजना पल रही थी। वो राज्य हड़पना चाहते थे। उन्होंने सोचा, अगर राजा को मोहित किया जाए तो राज्य आसानी से मेरे हाथ में आ सकता है। राजा कामेश्वर का दिल कमजोर हो चुका है। उसकी भावनाओं को समझने के बाद मुझे उसकी कमजोरी का फायदा उठाना होगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। मुझे कोई विशेष योजना बनानी होगी। उसी समय चाणक्य ने अपनी योजना को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। वो जानता था ये समय राजा के अकेलेपन का फायदा उठाने का है। मंत्री चाणक्य ने नगर की सुंदरी वैश्या रूपवती को अपने महल के कक्ष में बुलाया। कहो मंत्री, मुझ सुंदरी को कैसे याद किया? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैं जानता हूं कि तुम इस नगर की सबसे सुंदर वेश्या हो, और मुझे पता चला है कि तुम अपने रूप से किसी को भी मोहित कर सकती हो। तुम्हारे पास कोई जादू है क्या? हाँ, वो मैं हूँ ही इतनी सुंदर। कोई मुझे एक बार देख ले तो उसकी भूख प्यास सब मर जाती है। लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, नहीं तो मैं भी किसी राजा की रानी होती। तुम जो कह रही हो वो सच हो सकता है। बस तुम्हें मेरा एक काम करना है। अगर तुम सफल रही तो तुम्हें इस राज्य की महारानी बना दूंगा। कहीं आप मेरी बातों का मजाक तो नहीं उड़ा रहे? अगर ऐसा है तो मैं चलती हूँ। तुम्हें बुढ़े राजा को अपने मोह जाल में फंसाना होगा। सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं कोई सपना देख रही हूँ। लेकिन ये कैसे होगा? वो बूढ़ा राजा मेरी बात क्यों मानेगा? राजा अकेला है। उसे एक रानी की कमी महसूस हो रही है। तुम उसके पास एक अबला नारी बनकर जाओ और उससे शरण की मांग करो। हम्म, मैं समझ गई मुझे क्या करना है। अगले दिन रूपवती राज दरबार में आती है और राजा से कहती है, महाराज, मेरी सहायता कीजिए। आप महान हैं, दयावान हैं। मैं एक अबला नारी हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझे शरण दीजिए। मैं आपके महल में रहकर झाड़ू पोछा सब लगा दूंगी। आपका सारा ध्यान रखूंगी। राजा उसकी सुंदरता को देखते ही उस पर मोहित हो जाता है और कहता है, मेरे राज्य में कोई बिना छत के नहीं रह सकता। आज से तुम मेरे महल में रहोगी। राजा धीरे धीरे उसके मोह जाल में फंसता चला जाता है और उसे अपनी पटरानी बनाने का निर्णय करता है। रूपमती, मैं तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा रूप यौवन पर मोहित हो गया हूं। क्या तुम मेरी पटरानी बनोगी? महाराज, संसार में सबसे भाग्यशाली पुरुष वही होता है जिसे प्रेम करने के लिए कोई मिल जाए। लेकिन उससे भी अधिक सौभाग्यशाली वो होता है जो किसी स्त्री का पहला और आखिरी प्रेमी बन जाए। मैं तो धन्य हो गई, क्योंकि आपने मेरा हृदय जीत लिया है। मैं तो आपकी दासी हो गई। मेरे तन मन पे बस अब आपका ही अधिकार है। रूपमती, तुम्हारी बातें सचमुच अमृत के समान हैं। वर्षों से राजपाट संभालते संभालते मैं ये भूल ही गया था कि सुख क्या होता है। लेकिन जब से तुम मेरे जीवन में आई हो, मुझे लगता है कि मैं फिर से जवान हो गया हूं। इसी बीच राजमहल का मुख्यमंत्री मंत्री चाणक्य रूपवती की ओर देखता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, महाराज, आपके जीवन में प्रेम और सुख आए, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। परंतु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राज्य की प्रजा भी आपकी संतान के समान है। उनकी देखभाल भी आवश्यक है। और आपका एक बेटा युवराज अर्जुन भी है। अरे, ये सब राजा का निजी जीवन है। क्या एक राजा को ये अधिकार नहीं कि वो अपने जीवन में थोड़ा सुख प्राप्त करे? क्या एक सम्राट केवल राजकाज के लिए ही बना है? रूपमती, सारा जीवन मैंने न्याय और धर्म के लिए समर्पित कर दिया।
लेकिन अब मुझे भी थोड़ा सुख चाहिए। महल के एक कोने से एक युवा राजकुमार प्रवेश करता है। वो ऊंचा, लंबा, साहसी और तेजस्वी दिखता है। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें हैं। ये राजकुमार युवराज अर्जुन है। वो सीधे राजा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। पिताश्री, मुझे आपसे कुछ आवश्यक बात करनी है। बोलो पुत्र। पिताश्री, क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही रूपमती पर धन और समय लुटा रहे हैं? राज्य के खजाने की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। युवराज, तुम मुझे क्या समझते हो? क्या मैं कोई लालची स्त्री हूँ जो महाराज का धन हड़पना चाहती हूँ? मेरा तात्पर्य किसी का अपमान करना नहीं है, परंतु सत्य से मुंह मोड़ना भी उचित नहीं है। पिताजी, आप अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं। ये राज्य आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि कोई दासी। अर्जुन, तुम अपने पिता को सिखाओगे कि क्या करना है और क्या नहीं? महाराज, मैं पहले ही कह चुकी थी कि युवराज आपकी शक्ति से ईर्ष्या करते हैं। वो चाहते हैं कि आप जल्दी सिंहासन छोड़ दें ताकि वो राजा बन सके। राजा के चेहरे पर गंभीरता छा जाती है। वो धीरे धीरे युवराज की ओर देखते हैं। युवराज हैरान होता है कि उसके पिता रूपवती की बातों में आ गए। अर्जुन, मुझे संदेह होने लगा है कि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। तुम मेरे राज्य और मेरे जीवन के लिए खतरा बन सकते हो। मैं तुम्हें अभी और इसी समय इस राज्य से निष्कासित करता हूं। पिताश्री, आप ये क्या कह रहे हैं? अब इस महल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जाओ और दोबारा यहां लौटने का प्रयास मत करना। युवराज अर्जुन अपनी आंखों में आंसू लिए महल से बाहर चला जाता है। उसके दिल में गहरा दुख और अपमान है। वो नहीं जानता कि अब उसका भविष्य क्या होगा। पहरेदार उसे देख रहे हैं, पर कोई कुछ नहीं कह सकता। मंत्री चाणक्य धीरे से युवराज के पास आता है। युवराज, मैं जानता हूं कि आपके साथ अन्याय हुआ है, परंतु धैर्य रखिए। सत्य की हमेशा विजय होती है। मंत्री जी, मेरे अपने पिता ने ही मुझे इस महल से निकाल दिया। मेरे पास अब बचा ही क्या है? आपके पास अभी भी आपका साहस है, आपका धर्म है। यह राज्य अभी भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है युवराज, परंतु अभी सही समय नहीं है। युवराज अर्जुन एक गहरी सांस लेता है और फिर जंगल की ओर निकल पड़ता है। महल के भीतर एक गुप्त कक्ष में मंत्री चाणक्य और रूपवती एक गुप्त बैठक कर रहे हैं। दोनों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है। देखा मंत्री जी, मैंने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। राजा ने अपने पुत्र को अपने ही राज्य से निष्कासित कर दिया। अब वो हमारा रास्ता कभी नहीं रोक सकता। कहा तुमने रूपमती। अब राजा पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। अगला कदम यह होगा कि हम उसे भी हटाकर राज्य पर पूर्ण अधिकार जमा लेंगे। पर कैसे? राजा अब अकेला और असहाय है। उसे जेल में डाल देना सबसे आसान होगा। हम महल के सैनिकों को खरीद लेंगे और रातों रात विद्रोह करवा देंगे। और फिर ये राज हमारा होगा। रात का समय। महल के अंदर भारी हलचल मची हुई थी। सैनिकों ने राजा के कक्ष को चारों ओर से घेर लिया है। राजा, जो अब तक रूपवती के मोह में पड़ा था, वो ये देखकर चौंक जाता है। ये क्या हो रहा है? किसकी आज्ञा से मेरे महल में इतनी हलचल हो रही है? मंत्री चाणक्य और रूपवती मुस्कुराते हुए सामने आते हैं। उनके पीछे भारी संख्या में सैनिक खड़े हैं। राजा को धीरे धीरे स्थिति समझ आने लगती है। महाराज, हमें यह बताते हुए खेद है कि अब आप इस सिंहासन के योग्य नहीं रहे। आप बूढ़े हो चले हैं। राज्य की भलाई के लिए हमें यह कठिन निर्णय लेना पड़ा है। विश्वासघात! तुम मेरे अपने मंत्री होकर मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो। महाराज, विश्वासघात तो आपने स्वयं अपने पुत्र के साथ किया था। अब समय आ गया है कि आप भी उसी पीड़ा को अनुभव करें। राजा को अंधेरी जेल में डाल दिया जाता है। वो अब एक कैदी बन चुका है, जिसे कभी स्वयं इस राज्य का सम्राट कहा जाता था। रूपवती और मंत्री चाणक्य सिंहासन कक्ष में जाकर बैठ जाते हैं और एक नया शासन आरंभ होता है।
एक अन्यायी और कपटी शासन। युवराज अर्जुन जंगल में अकेला चल रहा है। अंधकार और खतरनाक जंगल उसके सामने फैला है। वो थका हुआ है, परंतु उसका मन अभी भी अपने पिता और राज्य के बारे में सोच रहा है। अचानक उसे कहीं से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत उधर जाता है। ये तो किसी की मदद की पुकार है, मुझे देखना होगा। वो अपनी तलवार निकालकर तेजी से आगे बढ़ता है। जैसे ही वो पास पहुंचता है तो वो देखता है कि एक सुंदर राजकुमारी को कुछ लुटेरे पकड़कर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। राजकुमारी डरी हुई है, परंतु साहसी भी है। वो संघर्ष कर रही है, परंतु लुटेरे संख्या में अधिक हैं। कोई है? मेरी मदद करो! भागने की कोशिश मत करना राजकुमारी, अब तेरा कोई बचाने वाला नहीं। अचानक युवराज अर्जुन उसके सामने आ जाता है। उसकी तलवार चमक उठती है। लुटेरे चौंक जाते हैं। नीचों, अगर हिम्मत है तो पहले मेरी तलवार का सामना करो। डाकू चौंक कर पीछे हटते हैं। फिर एक डाकू युवराज पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन युवराज की तलवार बिजली की तरह चलती है और एक ही वार में उसे नीचे गिरा देती है। ये कौन है? लगता है कोई योद्धा है, भागो। बचे हुए डाकू डरकर भाग जाते हैं। राजकुमारी आश्चर्य और राहत से युवराज को देखती है। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर राजकुमारी आगे बढ़ती है। ये तो मेरा कर्तव्य था। आप कौन हैं और ये डाकू आपको क्यों निशाना बना रहे थे? मेरा नाम राजकुमारी पद्मिनी है। मैं निकटवर्ती राज्य सिंधु देश की राजकुमारी हूँ। ये डाकू मेरे राज्य के दुश्मनों द्वारा भेजे गए हैं। आप कौन हैं? आपने मेरी जान बचाई। मेरा नाम अर्जुन है, मैं बस एक साधारण यात्री हूँ। नहीं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप कौन हैं? मैं वो पड़ोसी राज्य का राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे एक रूपमती वैश्या के मोह में राज्य से निकाल दिया है। अब रूपमती और मंत्री चाणक्य दोनों ने मिलकर मेरे पिता को जेल में बंद कर राज्य पर कब्जा कर लिया है। मैं आपकी बहादुरी देख चुकी हूँ। कृपया मेरे साथ महल चलिए। मैं अपने राज्य में आपका स्वागत करना चाहूंगी। मैं अपने पिताजी से इसके बारे में बात करूंगी। युवराज कुछ क्षण सोचता है, फिर सिर हिलाकर सहमति देता है। दोनों घोड़े पर चढ़ते हैं और सिंधु देश की ओर बढ़ जाते हैं। सिंधु देश का महल भव्य और विशाल है। जैसे ही युवराज अर्जुन और राजकुमारी पद्मिनी महल पहुंचते हैं, द्वारपाल झुककर उन्हें प्रणाम करता है। राजा वीरसेन, जो एक तेजस्वी और न्यायप्रिय शासक है, सिंहासन पर बैठे हैं। राजकुमारी उन्हें सब कुछ बताती है। हे वीर युवक, आपने मेरी पुत्री की रक्षा करके हमारा ऋण बढ़ा दिया है। कृपया बताइए, आप कौन हैं? युवराज अर्जुन कुछ क्षण चुप रहते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी कहानी बताते हैं। अपने पिता के निष्कासन, महल में हुए षड्यंत्र और अपने संघर्ष के बारे में। पूरी सभा स्तब्ध रह जाती है। ये तो घोर अन्याय हुआ है। एक राजा को इस प्रकार से अपने पुत्र से विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। युवराज, आप अकेले नहीं हैं। अर्जुन, आप इस महल में विश्राम करें। जब समय आएगा, हम आपको आपका न्याय दिलाने में सहायता करेंगे। हमें कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरी योजना साफ है। मुझे अपने राज्य को वापस लेना है, लेकिन हमें एक मजबूत सेना और योजना की आवश्यकता होगी। अर्जुन, तुम सही कहते हो। तुमने अपनी कठिनाइयों और राज्य के साथ विश्वासघात की कहानी सुनाई है। अब समय है कि हम इसे सही करें। हम तुम्हारे साथ हैं। हम सिंधु देश की पूरी सेना तुम्हारे साथ लड़ेगी। तुम्हारी लड़ाई हमारी भी लड़ाई है। युवराज अर्जुन सिर झुकाकर उन्हें धन्यवाद देता है। फिर राजा, राजकुमारी और युवराज तीनों मिलकर योजना बनाते हैं। मुझे महल में घुसने का एक गुप्त रास्ता पता है, जो सीधे राजा के शयन कक्ष में निकलता है। अगर हम उस रास्ते से जाएं, तो मंत्री चाणक्य और रूपमती दोनों को बंदी बना लेंगे। अद्भुत, ये सही रहेगा। हम अर्धरात्रि में महल में प्रवेश करेंगे। उस समय पूरा महल गहरी निद्रा में सो रहा होता है। हम इसी गहरी निद्रा और अंधेरे का फायदा उठाकर उन पर आक्रमण करेंगे। अगले दिन शाम होते ही तीनों अपने राज्य से निकल पड़ते हैं और अर्धरात्रि तक युवराज के महल के करीब आ जाते हैं। फिर युवराज उन्हें एक गुप्त रास्ते से महल के अंदर ले जाता है।
ये रास्ता महल के शयन कक्ष में जाकर निकलता है। महल के शयन कक्ष में मंत्री चाणक्य और रूपवती एक ही बिस्तर पर सो रहे होते हैं। तभी यही वो दोनों हैं जिसने मुझे और मेरे पिताजी के राज्य पर कब्जा कर लिया है। इतना कहकर युवराज अपनी तलवार निकाल लेते हैं। तब तक वैश्या और मंत्री चाणक्य दोनों की नींद खुल जाती है और खुद को कैदी पाते हैं। सैनिकों, इन्हें बंद कर लो। सैनिक अपने हाथ में मशाल लिए शयन कक्ष में प्रवेश करते हैं। मुझे क्या देख रहे हो? इन्हें बंदी बना लो, ये विद्रोही हैं। मैं इस राज्य का युवराज हूँ। मैं आज्ञा देता हूँ कि इस मंत्री और वैश्या को जेल में डाल दो। इतना कहते ही सैनिक मंत्री और वैश्या को पकड़कर ले जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। युवराज, राजकुमारी पद्मिनी और राजा वीर सेन कारागार से उसके पिता को मुक्त करवाते हैं। मुझे माफ कर दो बेटे, मैं अपना राजधर्म भूलकर वासना में अंधा हो चुका था। अब तुम ही इस राज्य के नए राजा हो। सही कहा। मैं चाहता हूं कि आपका बेटा अर्जुन मेरी बेटी से ब्याह कर ले। आपका बेटा साहसी और नेक दिल है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इधर युवराज अर्जुन और राजकुमारी पद्मिनी एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं।